नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी में, जहाँ पर हम डेली एमसीक्यूज़ लेके आते हैं और बात करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं, उन पर कौन-कौन से एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं, उससे जुड़े हुए स्टैटिक टॉपिक को भी देखते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी अदर एग्ज़ाम आप कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज 21 जून है और आज की हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस। आपको पता है कि जो वेजिटेबल ऑयल है ना, जिसे आप कंज्यूम करते हैं, खाद्य तेल, उसके लिए भारत ज़्यादातर मात्रा में उसका आयात करता है। अब आयात होने की वजह से आप देखेंगे जो हमारा विदेशी व्यापार घाटा है वह ज़्यादा रहता है, तो कहीं न कहीं सरकार के लिए चैलेंज रहता है। इसीलिए भारत सरकार कई सारी योजनाएँ इस चीज़ को लेके चलाती है। अब यहाँ पर प्रश्न बना है आयात निर्भरता के संबंध में, भारत अपनी जो ऑयल रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताओं को 60% से अधिक क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। दूसरा यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेटमेंट, उच्च आयात निर्भरता मतलब हाई जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, इसका मेन कारण क्या है? जीएम क्रॉप्स तिलहन फसलों पर प्रतिबंध, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, उन पर प्रतिबंध है यहाँ पे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके जीन में परिवर्तित किया जाता है, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए या रोग प्रतिरोध जो क्षमता होती है, उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। लोग भारत में आप देखेंगे बीटी कॉटन के अलावा लगभग जो भी मतलब कि जीएम क्रॉप्स हैं उनको भारत में परमिशन यहाँ पे नहीं मिली हुई है। तो ये तो बात यहाँ पे सही हो जाएगी। तीसरा, भारत में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय उतराई लागत से कम है। ठीक है? तो ये भी यहाँ पे बात एकदम सही है। अगर हम बात करें एमएसपी के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जिसे सीएससीपी द्वारा कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस आई थिंक, इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है सीसीईए को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ये डिसाइड करते हैं एमएसपी, और 23 फसलों में अगर आप देखेंगे एमएसपी दिया जाता है। इसके अलावा एक फसल में क्या किया जाता है? एफआरपी का दिया जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि किसान जब खेती कर रहा है तो उसको घाटा नहीं होना चाहिए। तो किसान की आय को दोगुनी करने का पर्पज़ है, किसान को उचित मूल्य मिले, अगर बाजार में उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है तो सरकार उसे देगी। ये पर्पज़ होता है। तो यहाँ पर ये भी एक लागत है और इसमें ज़्यादातर फ़ोकस किस पे किया जाता है? खाद्यान्न फसलों पर किया, जैसे गेहूँ पर फ़ोकस किया जाता है, चावल पर फ़ोकस किया जाता है। हालाँकि इसका जो दायरा बढ़ाया जा रहा है, दाल या इसके अलावा जो तिलहन फसलों पर इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूरा फ़ोकस अभी मेनली इन पर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर केवल एक हो जाएगा, डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पर, सॉरी, इसका बी मतलब केवल 1। ठीक है? आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक्स थोड़ा-सा आप देख सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसएनपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट का डाटा यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, पॉल ऑयल का जो इम्पोर्ट आप देखिए यहाँ तक है ना? सबसे ज़्यादा मात्रा में है। फिर सोयाबीन ऑयल का ही आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल का। तो इस तरह से आप देखेंगे जो आयात है यहाँ पे, इसका खास तौर पे जो सनफ्लावर ऑयल इसका यहाँ पे बढ़ा है। इसके अलावा इसके भी स्टैटिक्स कुछ ऐसे हैं कि कम ज़्यादा होता रहता है, खास तौर पे सनफ्लावर ऑयल का। पाल-मान को आप देखें कहीं न कहीं एक स्टैट बना हुआ है, एक लगभग इतना ही एवरेज के आस-पास हम देख रहे हैं कि जब लगभग जो आयात तो 18-19 में कर रहे थे, 22-23 में लगभग उतना ही चल रहा है और हमारा आयात कहीं न कहीं ओवरऑल आयात जो हमारा बढ़ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा प्रश्न क्रमांक दूसरा, 2 क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में। क्रिएटिव इकोनॉमी जो न्यूज़ में रहती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब ये ना कोई बैंकिंग है, ना कोई जनरल नॉलेज है, ना कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी है। एन इकोनॉमी ड्रिवन बाय कल्चर, प्रोडक्शन, डिजिटल आर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो ऐसी अर्थव्यवस्था जो सांस्कृतिक उत्पादन है, डिजिटल कला है, बौद्धिक संपदा के संबंधित होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी के कुछ अगर आप देखें क्या है, एप्लीकेशंस देख लें, या तो म्यूजिक इंडस्ट्री होती है, बुक मार्केट है, आर्ट मार्केट है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग है, परफॉर्मिंग है, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, प्रेस, एडवर्टाइज़मेंट है, सॉफ्ट पावर है, अदर है, सॉफ्टवेयर है, अदर है। ये सारे क्या क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। क्या यहाँ पे बात करता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? किस कैटेगरी में इसको क्या किया गया, अवार्ड दिया गया है? तो क्या एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल रेमिटेंस ऐसा है? तो रेमिटेंस की वजह से तो इसको अवार्ड नहीं मिलेगा। इशूइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रुपए कार्ड, तो क्या सबसे ज़्यादा रुपए कार्ड इसने इश्यू किए, इसलिए यहाँ पे दिया, यह भी आंसर गलत है। लॉन्चिंग द इंडिया फर्स्ट डिजिटल करेंसी, यह भी गलत है। डिजिटल करेंसी तो अभी लॉन्च नहीं हुई है भारत में। इनोवेशन डोर स्टेप बैंकिंग डिजिटल फाइनेंस, तो बैंकिंग जो व्यवस्था है उसको लोगों के पास पहुँचाना, खास तौर पे डिजिटली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन, उसको बढ़ाने के लिए आईपीबी को यहाँ पे अवार्ड वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें आईपीबी की स्थापना कब हुई थी, तो आईपीबी की स्थापना 1 सितंबर 2018 को, जिसका पर्पज़ ये था, अरुण जेटली ने किया था। इसका पर्पज़ ये था कि भारत में क्या है, कहीं न कहीं जो डिजिटल जो पेमेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ाना है, ये इनके यहाँ पे इनका पर्पज़ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी इसको शुरुआत की थी
और इसका जो थीम था, इसका पर्पज़ क्या था कि आपका बैंक आपके द्वार, ये इसका थीम हुआ करता था और भारतीय डाक विभाग के पास इसका 100% स्वामित्व हुआ करता था। ठीक है? आपके द्वार, ये यहाँ पे पर्पज़ तो कहीं न कहीं भारतीय जो रिज़र्व बैंक है, उसके अंतर्गत पेमेंट बैंक के रूप में ये कार्यरत है और उसको वहाँ पेमेंट बैंक के रूप में लाइसेंस मिला है। ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है शुभांशु शुक्ला, जो एक्सियोम 4 मिशन में जाने वाले हैं। एक्सियोम 4 मिशन क्या है? ये बेसिकली नासा भाई नासा, या अगर आप कहें तो जो खास तौर पे जो स्पेसएक्स है, वो भेज रहा है और इसमें पर्पज़ ये है कि आईएसएस में जाएँगे और आईएसएस में क्या करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि भारत का एक मिशन है। भारत का मिशन है गगनयान। गगनयान के थ्रू भारत पहली बार भारत का जो अंतरिक्ष यान है उसको स्पेस में यहाँ पे भेजने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री होंगे, स्पेस मिशन, ह्यूमन स्पेस मिशन। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें पहले से सीख लेना, ये सारा पर्पज़ यहाँ पे है। शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन में यहाँ पे भेजा जा रहा था। उसको अभी कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। उसमें रीज़न ये है कि जो बूस्टर है फ़ॉल्कन 9, जो जहाज है, फ़ॉल्कन 9 क्या है, जहाज है ना? स्पेसएक्स का। उसके बूस्टर में लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज का जो प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, इसको थोड़ा-सा डिले किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रिगार्डिंग वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट इन इंडिया। भारत में एमएसपी ऑफ सोयाबीन बिलो इंटरनेशनल लैंडेड कॉस्ट। इसके बारे में यहाँ पे तो क्या भारत में सोयाबीन का एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय लागत से कम है, ये गलत है ना? ऐसा नहीं है। जीएम तिलहन पर प्रतिबंध मुख्य कारण है। तो जो जीएम खासतौर ऑयल सीड्स है, उस पे यहाँ पे जो बैन किया, वो क्या पर्पज़ है? भारत पाम ऑयल का निर्यात करता है। ये सब कारण नहीं है। भारत में जो खाद्य तेल का आयात हो रहा है या ये ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है, उसका वजह ये है कि भारत ज़्यादातर आप देखेंगे जो खाद्य निर्भरता है, उसमें खाद्य तेल का उपयोग बहुत करता है। आपके घर में जो भी फूड बनता है तो कहीं न कहीं खाद्य तेल का उपयोग होता है। और वो भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो पाता, जिस वजह से 60% यहाँ पे हमें मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्री से आयात करना पड़ता है। क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में हमने यहाँ पे देख ही लिया। अगला जो जो प्रश्न है जिसमें हमने देखा था कि इसका सी आंसर होगा कल्चरल, जो प्रोडक्शन, डिजिटल कला, इस सब के बारे में यहाँ पे क्रिएटिव इकोनॉमी बात करती है। ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो क्रिएटिव इकोनॉमी आए तो इसे आप ग्रीन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं समझिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं हाल द्वारा इसरो की एसएसएलवी स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ट्रांसफर जीतने का मुख्य पर्पज़ क्या था? मेन पर्पज़ क्या था? तो हाल ने क्या किया, इसरो का एसएसएलवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जीत लिया है। एक तरह से बिडिंग हो रही थी। उसका पर्पज़ ये था कि जो स्मार्ट सैटेलाइट है, छोटे उपग्रह हैं, उनको प्राइवेटाइज़ेशन या उनको कमर्शियली यूज़ करना। ये यहाँ पे क्या का पर्पज़ था कि इसलिए हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 511 करोड़ की इसको परियोजना यहाँ पे मिली है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है ईरान एनपीटी छोड़ता है। इफ ईरान लीव एनपीटी इट वुड बी डायरेक्टली रिजल्ट, क्या डायरेक्टली रिजल्ट होगा इसका? तो देखिए एनपीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनपीटी क्या होता है बेसिकली। तो नॉन नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटीज को बोला जाता है। नॉन प्लोरिफिकेशन 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 ट्रीटी बोला जाता है। इस ट्रीटी को बेसिकली कब साइन किया गया था? 1 जुलाई 1968 को इसको साइन किया गया था। कब? 1968 को इसको साइन किया गया था। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या था कि जो परमाणु का प्रसार उसको रोक लगाना। बाद में अगर आप देखेंगे बाद में ईरान भी इसमें शामिल हुआ और ईरान ने कहा कि जो हम परमाणु शक्ति है या परमाणु की जो यूज़ है उसको हम क्या करेंगे, ऊर्जा के लिए करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे, एनपीटी के लिए करेंगे। और उसने आईएईए को है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को परमिशन दी कि वो वहाँ आके जाँच कर सकते हैं कि हम किस तरह से परमाणु का उपयोग कर रहे हैं। आईएईए के बारे में देखें तो इसको 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। 1957 स्टेब्लिश किया तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है। ये क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न जो देश है उनकी क्या करता है, निगरानी करता है, देखता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नाभिकीय ऊर्जा के लिए किया जा रहा है, या जो वास्तविक ऊर्जा है जिसको बनाने के लिए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे करता है। भारत ने 2008 में जो अमेरिका के साथ सिविल परमाणु समझौता हमारा हुआ था, उसके बाद आईएईए पर हस्ताक्षर किए थे। तो 2008 से भारत भी कहीं न कहीं अगर आप देखें आईएईए के निगरानी में रहता है भारत, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर सी हो जाएगा। शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं कानूनी सुरक्षा उपाय समाप्त हो जाएंगे यहाँ पर। तो एनपीटी छोड़ेगा तो एनपीटी की वजह से उसको ये लाभ मिलता था ना कि कहीं ना कहीं एनर्जी को बनाने के लिए वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था, नवीकरण ऊर्जा बनाने के लिए। लेकिन अभी फिर वो नहीं कर पाएगा। फर्स्ट कमांग नाउ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में किन बिंदुओं पर अपनी सेवाएं देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन्स क्यूआर यूपीआई। तो इसमें क्या करता है, वो सुविधाएं देता है, जिसके बारे में हमने अभी ऑलरेडी देख लिया है। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में है कि एक्सियोम 4 मिशन इनमें से किस देशों के अंतरिक्ष यात्री हैं और कौन-कौन से देश हैं? तो यहाँ पे भारत, पोलैंड, हंगरी व अमेरिका, इन 4 देशों के यहाँ पे यात्री रहेंगे। तो पोलैंड और हंगरी आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका आपको लोकेशन पता ही है। अगर हम बात करें तो जो भारत के जो शुक्ला जी हैं वो क्या एक्सियोम 4 में जाएँगे। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं 11वां एचएएल एसएसएलवी अनुबंध जीतने का मुख्य परिणाम क्या है?
तो आपको पता है कि जो निजी क्षेत्र में कहीं न कहीं जो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट है उसमें एंट्री हो जाएगी। इस तरह से भारत ने हालाँकि इन स्पेस मिशन भी यहाँ पे इन स्पेस भी शुरू किया था, जो कहीं न कहीं जो प्राइवेट सेक्टर उसको यहाँ पे बढ़ावा देने के बाद यहाँ पे अंतरिक्ष पोर्टल भी शुरुआत की गई है। तो इस तरह से जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो भी कहीं न कहीं स्पेस में रुचि लें। जैसे आप देखेंगे यूरोप में या फ्रांस में आप या यूएस में देखेंगे तो फ़ाल्कन है, इसके अलावा जो स्पेस एक्स है, इस तरह से कंपनियाँ भारत में भी बने। भारत में अभी बेसिकली इसरो ही कार्य कर रही है और इसरो के अलावा कोई प्राइवेट संगठन यहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में। इसलिए भारत सरकार का यहाँ पे पर्पज़ है कि अगर स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल को अलाउ किया जाता है यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है स्पेस इंडस्ट्री में बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें किसी देश ने एनपीटी छोड़ने से क्या होता है, तो आपको हमने यहाँ पे बताया कि आईएईए का जो निरीक्षण है, उससे वह स्वतंत्र हो जाता है। 13 प्रश्न बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, इसकी अवधारणा के संबंध में यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ये मोदी जी का बेसिकली नारा था और भारत व फ्रांस का इसका कॉमन सहयोग था। पेरिस जलवायु समझौता जब हुआ था, उसके आधार पर अगर देखें भारत सरकार के यहाँ पे भारत सरकार जो मोदी जी का सपना था कि इसको क्या करना है हमें, पूरे देश में जो भी जहाँ भी सूर्य का डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सूर्य ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उन देशों को सौर ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ाने में मदद करना इसका यहाँ पे पर्पज है। और इसका हेडक्वार्टर भी आप देखेंगे तो भारत में ही है, जो भारत में गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, कॉप 21 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे, पेरिस में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब, 2015 में। तो ये तो हमने चीज़ यहाँ पर देख ली। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 बात कर रहा है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के प्रकाश में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन किन इनिशिएटिव पर ध्यान दिया गया है? तो एथेनॉल ब्लेंडिंग पर ध्यान दिया है, ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान दिया गया है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे होने की, जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग लगातार बढ़ाई जाए, जिससे जो कार्बन का इमिशन वो कम हो सके और फॉसिल फ्यूल है उसका जो यूज भारत में कम हो, जिससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो सके और ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है इंडिया का वो कम हो सके, यहाँ पे पर्पज है। इसका हम 15 बात कर रहे हैं, भारत ने 20 जून 2025 को किस उन्नत ऊर्जा तकनीकी वाणिज्यिक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है यहाँ पे? तो सही आंसर क्या, वाणिज्यिक फ्यूजन रिएक्टर पायलट प्रोजेक्ट इसका यहाँ पे उद्घाटन गुजरात में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, गुजरात। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें और लोगों से शेयर करें।